गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों सब लोग? आप लोग अच्छे हैं? एक बार फिर आपका स्वागत है मेरी इस क्लास में। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था, ठीक है? हम उसको कंटिन्यू करें और रिवीजन करें उसके पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताती हूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड। एग्ज़ाम का टाइम टेबल और नोटिस आपके पास पहुँच गए हैं। आप अच्छे से देख लीजिएगा आपका पेपर कब है, और टाइम ड्यूरेशन भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि टाइम ड्यूरेशन आपका 1.5 आवर का है। आपको उसी के बीच में अपने पेपर को ख़त्म करना है, ठीक है? स्पेशली एसएसटी का पेपर। एसएसटी का पेपर का मतलब है आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों पेपर एक ही टाइम पर देना है। आप लोग नए हैं इसलिए आपको ये बताना ज़रूरी है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए आपको अलग अलग शीट मिलेगी। एक शीट पर आप हिस्ट्री का पेपर सॉल्व करेंगे और एक पर ज्योग्राफी का सॉल्व करेंगे। जब आप अपना नाम, क्लास, रोल नंबर ऊपर लिख रहे होंगे तो सब्जेक्ट में आप एसएसटी नहीं लिखेंगे। एसएसटी की जगह हिस्ट्री के पेपर को जब आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ हिस्ट्री लिखेंगे, और जिस शीट पर आप ज्योग्राफी का पेपर सॉल्व कर रहे होंगे वहाँ सब्जेक्ट में ज्योग्राफी लिखेंगे, ठीक है? इससे आराम ये होगी कि बेटा जब आप पेपर सबमिट करने आएंगे तो हिस्ट्री ज्योग्राफी अलग अलग आपको सबमिट करना पड़ेगा, तो आप आसानी से निकाल कर दे पाएंगे, ठीक है? एक साथ मत करिएगा, और एसएसटी सब्जेक्ट भी मत लिखिएगा, आप लिखेंगे हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये बात को बहुत ध्यान रखिएगा। दोनों शीट अलग रखनी है और दोनों पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी ही आपको लिखना है। क्लियर है? स्पेशली ये एसएसटी के लिए मैं बोल रही हूँ। इसके साथ हम लोगों ने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था, उसका कुछ हिस्सा हमने पढ़ लिया था, और अब हम उसको यहाँ पर आगे बढ़ाने के पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने उस चैप्टर में क्या पढ़ा था। हमने भारत का भौतिक स्वरूप स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि भारत के भौतिक स्वरूप को हमने 5 भागों में बांटा है। फर्स्ट हमारा है उत्तर का पर्वतीय भाग, सेकंड उत्तर का मैदानी भाग, थर्ड थार का मरुस्थल, फोर्थ दक्षिण का पठारी भाग, फिफ्थ समुद्र तटीय मैदान, और द्वीप समूह, ठीक है? ये 5 भागों में हमने बांटा था, और इन 5 भागों में हमने सबसे पहला भाग उत्तर का पर्वतीय भाग पढ़ा था हमारे पिछले वीडियो में, ठीक है? हमने आपको बताया था कि आज जहाँ पर हमारा हिमालय पर्वत खड़ा है, काफ़ी समय पहले, करोड़ों वर्षों पहले यहाँ पर हिमालय पर्वत की जगह एक बहुत बड़ा सागर, महासागर हुआ करता था। उस महासागर का नाम टेथिस महासागर था, ठीक है? और आज वर्तमान में उस टेथिस महासागर की जगह हमारा हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है। तो हम अपने पहले भाग में, उत्तर का पर्वतीय मैदान भाग में, हम हिमालय पर्वत के ही बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस पूरे पर्वतीय भाग में हमारा हिमालय पर्वत ही फैला हुआ है, ठीक है? इसमें हमने पढ़ा था कि हमने अपने हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा था। पहला हमारा था ट्रांस हिमालय, हिमाद्री या वृहद हिमालय, हिमाचल श्रेणी और शिवालिक, ठीक है? ये हमारे भाग थे। हिमालय पर्वत से हमें बहुत सारे लाभ थे, आज भी हैं। हमने उनके बारे में पढ़ा था। ये हमारे एक पहरेदार की तरह से हमारी रक्षा करता है। उत्तर की ओर से यानी चीन और रूस की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, और हमें बहुत सारी औषधियाँ और जड़ी बूटियाँ प्रदान करता है। इसके अलावा ये यहाँ पर अनेक रमणीय स्थल हैं जिन्हें
देखने बाहर से लोग आते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। इतना हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम उत्तर का मैदानी भाग पढ़ेंगे। ठीक है। उत्तर का मैदानी भाग जो है हमारा, वो हमारे हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित है। यानी हिमालय पर्वत से हम जैसे जैसे नीचे की ओर को शिवालिक श्रेणी की तरफ को बढ़ेंगे, तो वहाँ से और आगे बढ़ने पर हमें उत्तर का विशाल मैदान या मैदानी भाग हमें दिखाई देगा। ठीक है। यहाँ पर जो हमारा मैदान है वो बहुत ही विशाल है, बहुत ज़्यादा विशाल। ठीक है। और यह विश्व का सबसे बड़ा मैदान है, समतल मैदान। यहाँ दो चीज़ें हमें मिलती हैं, एक है भावर और दूसरा है तराई। हम भावर और तराई के विषय में जानेंगे जब हम हिमालय की ओर से उतरकर नीचे मैदानों की ओर को आते हैं, यानी कि मैदान की तरफ को बढ़ते हैं। तो हिमालय पर्वत से जो हमारी निकलने वाली नदियां हैं जो कि मैदान की ओर को आती हैं, वो अपने साथ में जब बहकर आती हैं तो बहुत बड़े बड़े कंकड़ पत्थर और कुछ अन्य अवसाद, अवसाद मतलब आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि जो बेकार चीज़ें हैं, ठीक है, कूड़ा कबाड़ा, उनको बहा करके लाती हैं। जो भी उनके रास्ते में पड़ता है उसको वो अपने साथ में लेकर के आती हैं। जब ये नदियाँ शिवालिक के सहारे 8 से 16 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई में इन अवसादों को बिछा देती हैं। ठीक है। यानी जो अपने साथ जो सामान लेकर आती हैं, कंकड़ पत्थर वगैरह, इनको वो अपने साथ लेकर चलती हैं और जहाँ जहाँ जगह मिलती जाती है वहाँ वहाँ उसे छोड़ते चली जाती हैं। उसको हम निक्षेप करना कहते हैं। और इस निक्षेपण के कारण क्या होता है बच्चों, कि वो जो हमारी नदी है वो इनके नीचे दब जाती है और हमको दिखाई देना बंद हो जाती है। इस चीज़ को हम भावर कहते हैं। ठीक है। मीन्स नदियाँ जब पत्थरों और अवसादों के नीचे विलुप्त हो जाती हैं तो वो जगह क्या कहलाती है, भावर कहलाती है। ठीक है। नदियाँ यहाँ दिखाई देना बंद हो जाती हैं और हमें लगता है कि नदी कहीं चली गई है, लेकिन नदी उन अपने अवसादों के नीचे से होकर के वो बह रही होती है। उसके बाद में हम तराई के बारे में पढ़ेंगे। तराई क्या होता है, जब नदी विलुप्त हो जाती है जहाँ पर, फिर वहाँ से वो आगे की ओर बढ़ती है, अंदर ही अंदर कंकड़ पत्थरों के नीचे, और एक जगह पर आकर के पुनः आगे धरातल पर दिखाई देने लगती है। ठीक है। जब वो हमें दोबारा से दिखाई देने लगती है तो वहाँ पर जो हमारा भावर होता है उसके पहले जो बना होता है, वहाँ पर एक नम और दलदलीय क्षेत्र का निर्माण होता है जिसे हम तराई कहते हैं। ठीक है। ये जो हमारा जो भावर और तराई का जो क्षेत्र होता है ये जैव विविधता युक्त होता है। इसमें बहुत विस्तृत वन पाए जाते हैं। हमारे यहाँ एक पाया जाने वाला राष्ट्रीय उद्यान यानी कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इसी तरह का तराई क्षेत्र है। ठीक है। अब ये जो भावर और तराई का क्षेत्र बनता है, जो नदियाँ हिमालय से उतर कर आती हैं और भावर और तराई के क्षेत्र का निर्माण करती हैं, ये आगे आने पर भारत के विशाल मैदान में मिल जाती हैं। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो भारत का विशाल मैदान है वो हमारे हिमालय के दक्षिणी भाग में स्थित है और हमारे विश्व का सबसे बड़ा और समतल मैदान है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर यानी 2400 किलोमीटर तक है। ठीक है। ये मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। अब आप पूछेंगे जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, तो जलोढ़ मिट्टी जब हमारी नदियाँ बह रही होती हैं तो वो अपने साथ बहुत महीन महीन और मिट्टी को लेकर के आती हैं, और जब वो बहाव के को अपने कम कर देती हैं यानी ढाल पर नहीं होती, मैदानों में आती हैं, तो वो जो मिट्टी अपने साथ लेकर के आती हैं उसको धीरे धीरे जगह जगह छोड़ते चली जाती हैं। उसी से इस मैदान का निर्माण हुआ है जिसको कि हम उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। तो ये जो पूरा हमारा उत्तर का विशाल मैदान है ये हमारी नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। ठीक है बच्चों।
अब हमारा जो मैदान है उसका जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर के विशाल मैदान का ढाल किस तरफ से किस तरफ की ओर है, तो आप बताएंगे पश्चिम से पूर्व की ओर है। और ये जो हमारा मैदान है ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है। ठीक है, कौन कौन सी नदियां हैं? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं, और तथा साथ में इनकी सहायक नदियां हैं। इन्होंने मिलकर के इस पूरे मैदान की रचना की है। क्लियर है बच्चों? अब इनको मिला करके, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र को मिला करके और इनकी सहायक नदियों को मिला करके ये पूरा एक तंत्र बनता है। इसको हम नदी तंत्र कहते हैं। ठीक है, किसी नदी या उसकी सहायक नदियों को नदी का तंत्र कहा जाता है। समझ में आ गया? तो ये पूरा एक तंत्र है। और सहायक नदी कौन सी होती है? एक नदी जो कि किसी मुख्य नदी में आकर के मिलती है, यानी जो छोटी छोटी नदियां होती है वो किसी बड़ी नदी में आकर के मिलती हैं, तो वो क्या होता है? उनकी सहायक नदियां होती हैं और वो अपने आप को उस मुख्य नदी में विसर्जित कर देती हैं, यानी उसमें डुबो देती हैं, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो हमारा जो मैदानी भाग है उसको हमने 3 हिस्सों में बांटा है: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये हमारे 3 हिस्से हैं। पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र जो है उसकी मुख्य नदी हमारी सिंधु नदी है, और इस तंत्र की सहायक नदियां हमारी झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, व्यास आदि नदियां हैं। ठीक है, और ये जो हमारा पूरा नदी तंत्र है ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और तक फैला हुआ है। ठीक, हमारा ये वाला जो नदी तंत्र है सिंधु नदी तंत्र, इसका जो मुख्य नदी है यानी कि सिंधु नदी, उसका उद्गम स्थान तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है। नेक्स्ट हमारा तंत्र आता है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी की मुख्य सहायक नदी गंगा नदी है। जो भी नदी तंत्र है उसकी मुख्य सहायक नदी वही नदी होगी जिसका कि वो तंत्र है। जैसे कि गंगा नदी तंत्र की मुख्य सहायक नदी गंगा नदी है, और इसकी सहायक नदियों में मुख्य मुख्य नदियां हैं हमारी यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी आदि। ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है बच्चों, यह नदी का जो तंत्र है ये उत्तरी मैदान के अधिकांश भाग में फैला हुआ है, यानी बिल्कुल जो हमारा भारत का उत्तरी मैदान है उसके बीचों बीच में ये भाग हमारा फैला हुआ है। गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है यानी जहाँ से वो निकलती है वो हिमालय में स्थित है, गंगोत्री हिमनद के पास में। ठीक है, यानी हमारी जो गंगा नदी है वो गंगोत्री हिमनद से निकलती है। उसके बाद में हम थर्ड और लास्ट पॉइंट इसका पढ़ेंगे, यानी हमारी जो तंत्र है उसका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब हमारा जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है उसकी मुख्य नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र है, और सहायक नदियां लोहित, दिबांग, तिस्ता आदि नदियां हैं। ठीक है, ये जो नदी तंत्र है ये अरुणाचल प्रदेश से ले और असम तक फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट में स्थित है। तो अब आप ध्यान रखिएगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां दोनों ही हमारी, उनका उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील के पास में है। और जो हमारा गंगा नदी तंत्र है उसका जो उद्गम स्थल है हमारी गंगा नदी का वो गंगोत्री हिमनद से है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हमारा जो उत्तर का विशाल मैदान है उसका हमारे भारत के लिए बहुत अधिक महत्व है। ठीक है, सबसे बड़ी बात और अच्छी बात यह है कि ये मैदान नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि ये जलोढ़ मिट्टी से बना है इसलिए ये मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं और ये कृषि के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। यहाँ फलस्वरूप जो हमारी कृषि और पशुपालन पर आधारित उद्योगों का बहुत विकास हुआ है। इसी की वजह से भारत के समतल होने के कारण यहाँ सड़क रेल परिवहन का विकास अपेक्षाकृत आसानी से और दूसरी जगहों से अधिक हो पाता है। नदियों का क्षेत्र होने के कारण उनसे नहरें निकलकर सिंचाई व जल परिवहन का विकास किया जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा हमारा
जो भारत है उसके लिए हमारे उत्तरी मैदानी भाग का महत्व क्या है। अब हम इसके बाद थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, हमारा थार का मरुस्थल। ठीक है बच्चों, थार का मरुस्थल हमारा तीसरा पॉइंट है। जो हमारा थार का मरुस्थल है वो हमारे भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है, यानी कि हमारा जो उत्तर का मैदान है उसके पश्चिम भाग में स्थित है, जिसे थार का मरुस्थल या भारतीय महामरुस्थल कहते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा जो थार का मरुस्थल है उसको हम और क्या भी कहते हैं, भारतीय महामरुस्थल कहते हैं। ये जो है ये उत्तरी मैदान के दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर के पाकिस्तान की सीमा तक फैला हुआ है। ठीक है, कहाँ से है, अरावली पर्वत से लेकर के पाकिस्तान की सीमा तक पूरे में फैला हुआ है। यह शुष्क, गर्म और रेतीला स्थल है, यानी यहाँ की जो मिट्टी है वो रेत की तरह है, रेत के प्रकार की है। ठीक है, क्योंकि मिट्टी यहाँ की रेतीली है, शुष्क है, इस कारण यहाँ पर वनस्पति की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। यहाँ पर वनस्पति बहुत न के बराबर है। ठीक है, यहाँ की जो हमारी मुख्य नदी है वो लूनी नदी है, और यहाँ पर एक खारे पानी की झील पाई जाती है जिसको कि हम सांवर झील कहते हैं, और उस झील से हम नमक का उत्पादन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो थार के मरुस्थल की क्या विशेषता है कि यहाँ पर एक नदी है, मुख्य नदी जो है इसकी उसका नाम है लूनी नदी, और एक झील है जो कि खारे पानी की झील है, जिसका उपयोग हम नमक उत्पादन के लिए करते हैं। और यहाँ की मिट्टी बहुत शुष्क और रेतीली है, जिससे कि यहाँ वनस्पति बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। क्लियर है बच्चों, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, और आपके एग्ज़ाम पोर्शन में ये चैप्टर नहीं है क्योंकि ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर के सारे चैप्टर आपके पोर्शन में हैं। मैं इसके बाद आपको एक पोर्शन लिख कर भी बता दूंगी कि आपके पोर्शन में क्या क्या है, लेकिन फिर भी फ़िलहाल के लिए यही है कि ये चैप्टर आपके पोर्शन में नहीं है, और इसके ऊपर जितने भी चैप्टर हैं वो सब आपके ज्योग्राफी के पोर्शन में हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है, तो कोई कंफ्यूज़न क्रिएट मत कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके अपनी बात को पूछ सकते हैं, या फिर आप मैसेज करके भी अपनी बात पूछ लीजिएगा अगर कोई दिक्कत होती है तो। वैसे मेरे हिसाब से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पीछे का मैंने जितना पढ़ा है उसको रिवीज़न कर लीजिएगा और बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।